हम यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो भी 4 अक्टूबर को हुई है, उसके इकोनॉमी वाले पोर्शन जो प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम में खंड 5 पर है, पॉलिटी का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब इकोनॉमी का फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे। यहाँ से भी 13, 14, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूँकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं कृषि अर्थशास्त्र के, तो थोड़ा सा उलटफेर आपको लगेगा। फिलहाल शुद्धतः जो है इकोनॉमी से 14-15 क्वेश्चन पूछे गए, उतना ही पूछे भी जाते हैं। तो ये मैंने आज इस नाते लिख दिया अपने नाम के साथ आपको, आप हमारे साथ जुड़ें और जुड़े ही न लोगों को जोड़ें भी, ताकि हिंदी माध्यम को लेकर के जो सपने हमारे हैं और वैयक्तिक तौर पे जो हमारे साथ आपके सपने हैं वे पूरे हों। शुल्क बड़ा कम है, जुड़ने में लाभ ही लाभ है, आपका भी, देश का भी, समाज का भी, और हमें भी सुकून मिलेगा। तो आप एक एक क्वेश्चन देखें। यद्यपि हम सी सीरीज से करा रहे हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जो सी सीरीज का 37वां क्वेश्चन है और हम पहले क्वेश्चन के रूप में आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार, वेटेज, उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। 2, WPI आई मीन होल प्राइस इंडेक्स सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। तीसरा पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीति दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है, होल प्राइस इंडेक्स को। तो अब एक एक देखिए। हमें लगता है कि आप थोक मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर मूल्य सूचकांक, ये सब चीज़ें अब तक आप जानते होंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मतलब क्या है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुतः थोक वस्तुओं के मूल्य का सूचक होता है, इकट्ठा जो अंबार में बिकता है। चलो 100 क्विंटल हमने गेहूँ खरीद लिया, 2000 क्विंटल अनाज खरीद लिया, 4000 क्विंटल हमने आलू खरीद लिया, तो थोक बिक्री से कह सकते हैं इकट्ठे। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पता लगा हमने 1 किलो सब्जी खरीद लिया, 2 किलो आटा खरीद लिया, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों के रेट में फ़र्क होता है। थोक मूल्य सूचकांक अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो एक दिन की बाज़ार में बदलते रहते हैं। आप 3 बजे सब्जी खरीदने जाओ उपभोग की और रात में 10 बजे खरीदो तो सब्जी के रेट में बड़ा अंतर होता है। तो वस्तुतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवर्तित मूल्य की प्रतीक है जो व्यक्ति की उपभोग पर तय होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उपभोक्ता मूल्य जो आपका है का भार खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक होता है। तो यह सही है। आंकड़े कहते हैं कि कंज्यूमर का इंडेक्स खाद्य भार में 50% है और होलसेल में वो है आपका 18%। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला पॉइंट तो सही हुआ। दूसरा देखें,
होल प्राइस इंडेक्स सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है। यानी कि सेवा में जो बदलाव होते हैं वह जो है होल प्राइस इंडेक्स से नहीं पता लगता है, जबकि सीपीआई ऐसा करता है। तो यह बात भी सही है। अगर हम एक आंकड़ा देखें तो एक राय बनाएं, होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और यहाँ पे तुलना के आधार देखें, तुलनात्मक आधार। पहले देखें अर्थ क्या है दोनों के। तो होल प्राइस इंडेक्स का अर्थ क्या है? थोक मूल्य स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में औसत परिवर्तन, जो अंबार में बिक रहे हैं उनके मूल्य में क्या चेंज हो रहा है। और जबकि यहाँ पे क्या देखा जाएगा? खुदरा मूल्य परिवर्तन, 1 किलो 2 किलो 4 किलो का। यह आपका WPI प्रकाशित होता है। WPI के सूचकांक प्रकाशित होते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, और इसके आर्थिक सलाहकार कार्यालय से निकलते हैं। जबकि आपका कंज्यूमर निकलता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से, और इसके CSO प्रकोष्ठ से, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से। तो इस तरीके से यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से निकलता है। यह आपका निकलता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से, यह CSO निकालता है, और यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय से निकलता है। मूल्य मापन की जहाँ तक बात है, प्रकाशन आपने जान लिया। अब मूल्य मापन, तो यहाँ पर जो है केवल वस्तुओं का होता है, और जबकि कंज्यूमर में वस्तु एवं सेवा दोनों का होता है। तो इस तरीके से जो दूसरा पॉइंट है यह भी सही है। यानी कि WPI आई मीन थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं बताता, जबकि CPI बताता है। तो आप इन आंकड़ों पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु एवं सेवा, यहाँ पे केवल वस्तुएं, यानी कि सेवा नहीं है। आई मीन दूसरा पॉइंट भी आपका सही होगा। तीसरा पॉइंट आप देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीति दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है कि मुद्रास्फीति का निर्धारण होता है, तो पहले प्रश्न ऐसे पूछा भी गया है 90 के दशक में, तो थोक मूल्य सूचकांक पे होता है। लेकिन अभी उर्जित पटेल जो RBI के गवर्नर थे, उनकी कमेटी की रिपोर्ट के बाद 2014 के बाद महंगाई अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर निकाली जा रही है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट गलत हुआ। तो आप यह देखेंगे कि जिस विकल्प में एक और 2 दिया गया हो वही विकल्प सही है। तो ए क्या है? 1 और 2, बी क्या है? केवल 2, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। यानी कि इसके लिए पहले का आंसर होगा ए विकल्प, 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा गलत है। वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अब महंगाई, वहाँ से ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी मिलती है कि उपभोक्ता ही वस्तुतः महंगाई से परेशान रहा था, सामान्य क्रेता, खुदरा खरीदार। तो अब जो है महंगाई आई मीन इन्फ्लेशन आई मीन मुद्रास्फीति का निर्धारण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हो रहा है। तो बेटर यू कैन से ए अल्टरनेट इज करेक्ट, जिसमें 1 और 2 है। तीसरा विकल्प आपका गलत है, तो आप ए पे टिक लगाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वाणिज्यिक पत्र
अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वाणिज्यिक प्रपत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। 2. जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। 3. शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का वित्तीय उपकरण है। 4. शून्य कूपन बांड जीरो कूपन बांड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बांड हैं। अब अगर आपको अल्पकालीन दीर्घकालीन इन बांडों की प्रकृति का पता हो तो भी आंसर निकल सकते हैं खूब आराम से। तो अब आप पहले देखें, समझ लें, वाणिज्यिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर क्या कहता है। तो कॉमर्शियल पेपर सामान्य तौर पर एक अनसिक्योर्ड लघुकालिक ऋण प्रपत्र है और इसी तरीके के ऋण के रूप में प्रयोग होता है निगमों द्वारा, कारपोरेट्स द्वारा। और प्रयोग में आता है फाइनेंशियल पेरोल के लिए, अकाउंट पेएबल एंड इन्वेंट्रीज के लिए, एंड मीटिंग आउट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और एक कॉमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी टाइम सेवरल डेज होती है, काफ़ी दिनों तक होती है, लेकिन यह 270 दिन से ज़्यादा नहीं होती है और इतना भी रेयर रूप में होती है। तो इस तरीके से देखेंगे कि पहला विकल्प आपका सही है। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। तो यह जो है प्रतिभूति रहित मतलब अनसिक्योर्ड, यहाँ पे उठापटक जारी रहेगी, लेकिन यह अल्पकालिक ऋण प्रपत्र हैं जो निगमों द्वारा खरीद बेच में प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से चूंकि यह अनसिक्योर्ड है, लघुकालिक है और यही जो है कॉमर्शियल पेपर का कैरेक्टर है, इस नाते पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट, जमा पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे हम सीडी कहेंगे, यह वसूजा जमाकर्ताओं और बैंकों के बीच का एक एग्रीमेंट है जहां पहले से राशि तय हो जाती है जो निश्चित समय पर मिलेगी, और यह इशू करता है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लेकिन आरबीआई इसका नियंत्रण करता है। यह भी लघुकालिक ऋण उपकरण है। तो आप यहां पे देख रहे हैं दूसरे पॉइंट पे कि यह दीर्घकालीन है, जबकि जो है जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होना क्या चाहिए, लघुकालिक। इस नाते दूसरा पॉइंट गलत हुआ। अब तीसरे पे आप आए, शीघ्रावधि कॉल मनी। तो आप जान लें यह भी शॉर्ट टर्म लेन देन है और अंतर बैंक ट्रांजैक्शन में प्रयोग होता है। इसका टाइम पीरियड 1 से 15 दिन तक का होता है। तो तीसरा पॉइंट से अभी तक पहला सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा सही हुआ। चौथा पॉइंट, शून्य कूपन बांड। तो आपका जो है शून्य कूपन बांड में, जीरो कूपन बांड में आपने देखा होगा कि अल्पकालिक बांड है लिखा हुआ, जबकि यह सामान्यतः जीरो कूपन बांड दीर्घकालिक बांड होते हैं। ये एक तरीके की डेप्ट सिक्योरिटी होते हैं जहां ब्याज नहीं मिलता है लेकिन डीप डिस्काउंट पर व्यापार होता है तथा परिपक्वता अवधि पर लाभ मिलता है। परंपरा से सरकार इसे इशू करती है, लेकिन अब कुछ बैंक भी इसको इशू करने लगे हैं। तो कुल मिला जुला करके बाकी चीज़ें तो सही हैं,
लेकिन आप देखते हैं कि ये अल्पकालिक बांड, चौथा पॉइंट, न होकर के दीर्घकालिक बांड है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहला और तीसरा पॉइंट सही है, कॉल मनी और कॉमर्शियल पेपर वाला, लेकिन दूसरा और चौथा गलत है। तो इस तरीके से जिसमें 1 और 3 सही हों जिस विकल्प में, तो अल्टरनेट है ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 4 सही हैं, सी 1 और 3 सही हैं, डी 2, 3 और 4। तो चूंकि 1 और 3 सही हैं, इस नाते इस प्रश्न के लिए आप सी पे टिक लगाएं, 1 और 3, यानी कि कॉलमनी और कॉमर्शियल पेपर ठीक हैं। बाकी दूसरे और चौथे में अगर आप जान रहे हैं, यही जान रहे हों कि कौन लघुकालिक है कौन ऋण अल्पकालिक है, तो भी सही हो जाएगा ये। दूसरा वाला जो CD है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वह आपका अल्पकालिक है, लेकिन यहाँ पे दीर्घकालिक दिया हुआ है। चौथा शून्य कूपन बांड, यह आपका दीर्घकालिक है, लेकिन यहाँ पे अल्पकालिक दिया हुआ है। तो दैट्स वाई सेकंड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो सी विकल्प पर टिक करें, 1 और 3। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 और सी सीरीज का 41 प्रश्न देखें। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ए, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। ए विकल्प, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। तो यह बात गलत है। FDI अब अनलिस्टेड कंपनियों में, गैर सूचीबद्ध कंपनियों में भी हो सकता है। मायाराम पैनल 2014 कहता है कि सभी विदेशी निवेश FDI जैसे ही हैं और वह अनलिस्टेड में भी लागू होंगे। तो इस तरीके से ए विकल्प तो आपका गलत हो गया। बी, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर विदेशी आके यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो पूंजी का प्रवाह हो रहा, कोई ऋण तो है नहीं, कोई लायबिलिटी तो है नहीं, कोई देने की जिम्मेदारी। भाई आप यहाँ पैसा लगाओ, हम आपको अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करा देंगे, लाभ में हमें भी दे, कुछ खुद लेके जाओ। तो निवेश लाभप्रद अवधारणा, इस नाते यहाँ पे लेने देने जैसी कोई बात नहीं, कोई यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है, कोई ऋण नहीं है। तो अब आप समझें कि बी विकल्प तो आपका सही निकल चुका है और बी पे आप टिक लगा लें। सी है, यह ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। तो जब ऋण की बात ही नहीं है तो फिर डेब्ट सर्विस की तो कोई बात ही नहीं आएगी। इस नाते सी विकल्प गलत है। डी, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सरकारी प्रतिभूतियों तक ही होने वाला निवेश नहीं है, बल्कि इसका एरिया व्यापक है, ये निजी क्षेत्र में भी हो सकता है। तो इस तरीके से डी भी गलत होगा। तो कुल मिला जुला करके सी सीरीज 41वां क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन का बी विकल्प सही है। यह मुख्यतः ऋण न सृजित करने वाला पूंजी प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सारी सही हैं, है नहीं है पर भी ध्यान दीजिएगा। तो आप देखें कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है।
तो यह बात सही है। हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और भारत के माल का निर्यात भारत के आयात से कम है। यानी कि ठीक ही बात है कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट, भारत के लोहे व इस्पात रसायनों, उर्वरकों, मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। तो आप यह समझें कमी नहीं आई है, यह बात गलत है। इस नाते दो को आप गलत में रखें। तीसरा पॉइंट, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। यह सही बात है, हमारा सेवा क्षेत्र बढ़ा हुआ है। चौथी बात, भारत को कुल मिलाकर व्यापार और चालू खाते में घाटा हो रहा, यह भी बात सही है। तो दूसरी बात गलत है। इस नाते जिस अल्टरनेट में 1, 3 और 4 हों वही सही है, दूसरी बात गलत है। तो ले दे करके डी विकल्प जो 1, 3 और 4 का है उसी को हम सही मानेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? देखिए, गैर वित्तीय ऋण ये एक तरीका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है या साख देने वाला एक उपकरण है जो गवर्नमेंट के द्वारा इंटाइटल्ड है और गवर्नमेंट एंट्रीज द्वारा की जाती हैं। तो इसमें हाउस होल्ड, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल लोन्स, ट्रेजरी बिल्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स आज आते हैं और इन क्षेत्रों को आप फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और राजकोषीय बिल, ये जो बातें हैं यह तीनों की तीनों बातें इसमें शामिल हैं। इस नाते जो विकल्प तीनों को समाहित करता हो वही उत्तर आपका सही है। तो आप देखेंगे कि ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 3, डी है 1, 2 और 3, यानी कि डी विकल्प आपका सही हुआ। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रेजरी बिल यानी कि राजकोषीय बिल भी है, क्रेडिट कार्ड भी इसमें है और इसके बाद आपका परिवारों का हाउस होल्ड भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी विकल्प हुआ, 1, 2 और 3। अब अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मोस्टली क्वेश्चन इंटरनेशनल मार्केट से हैं, जबकि जो सिलेबस यूपीएससी का है उसमें इंटरनेशनल मार्केट नहीं है। भारत में आर्थिक विकास, इसके बाद समावेशी विकास, धारणी विकास, जननांकिकी निर्धनता तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे ही शामिल हैं। तो सिलेबस कोई नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापार संबंधित निवेश उपायों, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। नंबर, सीधी सी बात, विश्व व्यापार के प्रतिकूल है निषिद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, ये वस्तु एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। थर्ड, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो आप इसको देखें कि कुछ चीज़ें जान लें।
विश्व व्यापार संगठन की धारा ये कहती है कि प्रत्येक देश सदस्य देशों को अनुकूल व्यापारिक अवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे, नकारात्मक प्रतिबंधों से बचेंगे, क्योंकि अगर निश्चित निवेश उपाय अपनाया जाएगा तो व्यापार प्रतिबंधित होगा, खराब होगा, विश्व व्यापार और WTO का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। वस्तुतः अपने उद्देश्य में WTO कहता है धारा 1 के धरातल पे विश्व व्यापार का प्रगतिशील उदारीकरण हो। नेक्स्ट पॉइंट, देश की सीमाओं के पार व्यापार हो जो डिमांड एंड सप्लाई पर चले। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त प्रतिस्पर्धा हो। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धी व्यापार को सकारात्मक बढ़ावा मिले। तो जब किसी तरीके का आप निषिद्धि करेंगे, रोक करेंगे, निर्बंधन लगाएंगे तो विश्व व्यापार नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट तो सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, यह सही बात है। यही रोक टोक व्यापार को खराब करेगा, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों, तो यहाँ पे स्पष्ट हो लें कि वस्तुतः ट्रिम्स का संबंध गुड्स से है, सेवा से नहीं है। इस नाते दूसरा पॉइंट गलत हुआ। तीसरा पॉइंट, विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है, तो यह पॉइंट भी सही है। इसका संबंध एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, आयात निर्यात से है, खरीद बेच से है, निवेश से इसका मतलब नहीं। आयात निर्यात की जो खरीद बेच है यह अलग बात है, यह व्यापारिक संदर्भ है, और निवेश जो है लाभ फर्क विचार है, जो किसी देश में पैसा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। वस्तुतः निवेश ज़्यादा लाभ फर्क दृष्टिकोण वाला होता है, उसमें घाटा भी हो सकता है। खरीद बेच में भी, आयात निर्यात में घाटे नफ़ा नुकसान होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम। तो ये जो ट्रिम्स का समझौता है यह जो है विदेशी निवेश से संबंधित नहीं है, बल्कि आयात निर्यात से है। इस नाते तीसरा पॉइंट भी सही है। तो पहला सही हुआ, तीसरा सही हुआ, यानी कि सी विकल्प आपका सही हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड। दूसरा इस नाते गलत है कि यह केवल वस्तुओं का व्यापार है, सेवाओं का व्यापार नहीं है ट्रिम्स। अब आप 7वां क्वेश्चन देखें। सी सीरीज का 59, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक संकट होता है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 में हुई या 30 के दशक की पिछली सदी में हुई थी, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य आबलिक नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती? यानी कि अगर अगली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो भारत का कौन सा कार्य उसे आराम में ला सकता है। नंबर 1, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। नंबर 2, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। नंबर 3, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, यानी कि शॉर्ट टर्म हम लोन न लें किसी वैश्विक आर्थिक निकाय से, चाहे वो मुद्रा कोष हो या कोई हो। तो यह बात काफ़ी हद तक हमको संकट से बचा सकती है, क्योंकि अगर हम लघुकालिक ऋण लेंगे तो देनदारी भी शॉर्ट टर्म की होगी। अर्थव्यवस्था वैसो ही खस्ता हाल है, खस्ता हाल होने के कगार पर भी है, खस्ता हाली आसन्न भी है, आ भी सकती है। तो चूँकि हम पहले से संकट में हैं, संकट आगे आ भी सकता है, और
अगर हम लघुकालिक ऋण लेंगे तो लघुकालिक मूल और ब्याज की देनदारी वाली लायबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ेगी, तो और हम आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। मेक्सिको और अर्जेंटीना इसके उदाहरण हैं, जो संकट के समय में अल्पकालिक ऋण लेकर के अपने आप को ऋण जाल में उलझा लिए और नए आर्थिक संकट को बढ़ावा दिया। तो भारत सरकार अपनी कार्यनीति में यदि अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहे या ऐसा कोई काम न करे जो शॉर्ट टर्म लोन वाला हो, तो यह ठीक रहेगा। यानी कि हमको कुछ सुकून मिलेगा, कुछ उन्मुक्ति मिलेगी। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। देखिए, विदेशी बैंकों को खोलना भी कोई अच्छा विचार नहीं है, खासकर संकट के समय में। वर्ल्ड बैंक की एक रिसर्च कहती है कि ऐसे बैंक संकट के समय में ऋण नहीं देते हैं, बल्कि भागने की फिराक में रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट तो ठीक नहीं, दूसरा पॉइंट गलत है। व्हाट अबाउट थर्ड, तीसरा पॉइंट, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। आप इसका सीधा मतलब ये समझें कि देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में, विदेशी मुद्रा देशी मुद्रा में पूर्णतया परिवर्तनीय हो। तो परिवर्तनीयता यह सामान्य स्थितियों के लिए तो ठीक है, किंतु यह सत्य है कि पूंजी प्रवाह या कैपिटल फ्लो जो होता है बृहद आर्थिक स्थिति में संवेदनशील परिणाम ला सकता है। और इसी समय अगर राजकोषीय घाटा अनुकूल न रहा तो मुद्रास्फीति के प्रबंधन का मुद्दा, भुगतान संतुलन का मुद्दा या अन्य आर्थिक संकट आ सकते हैं और विपरीत मुद्रा प्रवाह हो सकता है, रिवर्सल मनी फ्लो हो सकता है। तो यह बात भी पक्ष की नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि दूसरा और तीसरा पॉइंट तो गलत है, पहला पॉइंट सही है। अगर किसी आगामी वित्तीय संकट से भारत को निजात पाना है तो सबसे सुविधाजनक रास्ता है कि भारत अल्पकालिक ऋण न ले। दैट्स वाई अल्टरनेट वन इज करेक्ट। तो आप 7वें क्वेश्चन में जो है केवल एक सही मानिए, ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन सी सीरीज का 60वां और कराने के धरातल पे आपका 8वां क्वेश्चन है। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्टरनेटिव, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आ जाएगी। बी, मुद्रा की सकल पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि हो जाएगी। सी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि होगी। डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट सीख लें। बेसिक लेवल पे मुद्रा आपूर्ति, आई मीन 8वां क्वेश्चन, यम का मतलब होता है कुल मनी स्टॉक जो देश में है या अर्थव्यवस्था में प्रयोग हेतु मुद्रा की कुल मात्रा, हम इसे यम से डिनोट करते हैं। अब इस कुल मुद्रा के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला, जनता के पास मुद्रा, जिसे हम सी कहते हैं, करेंसी जो जनता के पास है। वस्तुतः यही चलन की मुद्रा है जो आरबीआई द्वारा इशू होती है, जो रुपए में भी हो सकती है, सिक्के में हो सकती है, छोटे सिक्के में हो सकती है। तो यह चलन वाली मुद्रा है जो जनता के पास है, डिनोट बाई सी। और दूसरा कंपोनेंट आपका है, तो पहला तो जनता के पास मुद्रा जिसे सी कहेंगे, दूसरा जमा मुद्रा, डिपॉजिट मनी, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे। यानी कि वह पैसा
जो जनता का है लेकिन बैंकों के पास जमा है और जनता जब चाहे उसे निकाल सकती है। तो इस तरीके से टोटल मनी स्टॉक इज इक्वल टू C+D, जहाँ C जनता के पास की मुद्रा है और D वह मुद्रा है जो डिपॉजिट है। अब आप ज़रा सोचो कि अगर आप किसी टेक्निकलिटी में न जाएं तो यहाँ आपका जो डिपॉजिट है, इसमें से आपने 1 लाख रुपया निकाला। आप 1 लाख रुपया निकालते, लेकिन ये रुपया तो किसके पास जा रहा है? जनता के पास। कोई व्यक्ति ही निकाल रहा है। तो अगर यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो वह यहाँ जुड़ रहा है, तो ले दे के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि अगर पैसा निकला तो बैंक से तो जनता के पास चला गया, और जनता का पैसा और बैंक में जनता का जमा वाला पैसा जुड़ करके कुल स्टॉक बताएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर बहुत M1, M2, M3, M4 के चक्कर में न पड़े तो सीधे सीधे आप ये चीज़ कह सकते हैं कि मुद्रा की समग्र आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी और न 1 लाख से ज़्यादा बढ़ेगी। मुद्रा की कुल आपूर्ति जो है स्थिर रहेगी, परिवर्तित रहेगी, क्योंकि D के में से जो निकल रहा है वो C के पास जा रहा। तो ले दे के बात, तो अगर 2 रुपये यहाँ से निकला तो 2 रुपया इधर चला गया, बात बराबर हो गई। तो कुल मुद्रा आपूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप D विकल्प पर टिक लगाएं। अब अगला क्वेश्चन आप देखें 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ध्यान से सुने। यदि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक, प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करे या निर्णय ले तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? फर्स्ट, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करेगा। तो देखे भैया, यह तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर ये SLR वो घटाता है तो सीधी सी बात है कि बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसा ज़्यादा रहेगा, बैंक ज़्यादा ऋण देंगे, बाजार में पैसा आएगा। तो यह तो करेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? तो यह करेगा तभी जो है पैसा बढ़ेगा। और जबकि पूछा जा रहा है क्या नहीं करेगा, तो यह तो उसे करना पड़ेगा तभी बढ़ेगा। दूसरा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, इसको थोड़ी देर बाद। तीसरा, बैंक दर को घटाना तथा रेपो रेट को भी घटाना। देखिए, जब बैंक दर घटेगा और रेपो रेट घटेगा तो भी जो है वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा आएगा और वो रीजनेबल रेट पे आगे बाजार में बढ़ाएंगे। तो इससे भी प्रसारवादी नीति आगे बढ़ेगी। यानी कि 1 और 3 तो प्रसारवादी नीति को आगे बढ़ाएगा। इस नाते पहला, और अगर मौद्रिक प्रसार की नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो ये दोनों तो मुद्रा प्रसारवादी नीति के पक्ष में हैं। इस नाते ये दोनों तो गलत हैं। अब करे क्या? दूसरा पॉइंट क्या है? सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। वस्तुतः ये जो MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यह वस्तुतः वह रेट है जिस पर RBI अन्य कॉमर्शियल बैंकों को ओवरनाइट यानी कि शीघ्रातिशीघ्र ऋण देता है।
बदले में कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। आरबीआई इसे उधारी योजना के तहत देती है ताकि वाणिज्यिक बैंकों की लायबिलिटी समायोजित हो सके, वाणिज्यिक बैंकों की तरलता बढ़े। अब अगर यह रेट कम होगा तब तो वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा ऋण लेके ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट जिस पे ओवरनाइट आरबीआई बैंकों को कर्जा दे रहा है वो रेट बढ़ा देगा तो बैंक कर्जा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो सीधी सी बात है, बाजार में पैसा नहीं आएगा, बैंकों का जो मिसमैच सिस्टम है लेन देन का वो सुधरेगा नहीं। तो सीधी सी बात ये है कि क्या नहीं करेगा, तो यही दूसरा पॉइंट नहीं करेगा और प्रसारवादी नीति के लिए पहला और तीसरा पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जो है केवल 2 सही है। वो सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा नहीं, अगर प्रसार करना है तो उसे घटाएगा। तो दैट्स वाई दूसरा पॉइंट सही है और पहला और तीसरा पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे उत्तर होगा बी। बी का मतलब केवल 2 नहीं करेगा, यानी कि एमएसएफ रेट वो नहीं बढ़ाएगा बल्कि घटाएगा। अगर घटाएगा तभी आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने में सफल होगा। तो पहला दूसरा पॉइंट वो करेगा, पहला और तीसरा पॉइंट वो करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला करेगा तीसरा करेगा प्रसार के लिए और यह नहीं करेगा। चूंकि नहीं करेगा इसी नाते यह सही है और यही पूछा जा रहा। तो यदि यहाँ पे रहता कि सीमांत अस्थायी सुविधा दर को कम करेगा तो इससे भी अन्य वाणिज्यिक बैंक अपनी सिक्योरिटी रख करके लोन लेते और आगे अपनी तरलता बढ़ाते। तो यहाँ तो बढ़ा रहा है, तो सीधी सी बात बैंकों की तरलता कम होगी। तो दैट्स वाई यही काम नहीं करेगा। इस नाते दूसरा वाला विकल्प प्रश्न के हिसाब से सही है, वही नहीं करेगा। तो बी सही हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप ऐसे समझ लें, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता ब्रैकेट में 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपया में वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई है। देखिए भाई, ये बात तो गलत है आंकड़ों के धरातल पे। दूसरा पॉइंट, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, यह बात भी गलत है। तीसरा पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। चौथा, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। तो 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के दौर में तीसरा और चौथा तो सही पॉइंट है, लेकिन पहला और दूसरा गलत है। इस नाते आप बी विकल्प पर टिक लगाएं। 10 का बी, यानी कि 3 और 4 हुआ है, 1 और 2 नहीं हुआ। ग्यारहवां क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 11, सी सीरीज का 32, भारत में फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? नंबर 1, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। 2, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। 3, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। तो देखें, ब्याज प्राप्ति अनुपात वस्तुतः एक अति महत्वपूर्ण और क्रूशियल तरलता अनुपात है जो एक फर्म के संदर्भ में यह बताता है कि कंपनी पे जब कर्ज बढ़ रहा होगा तो क्या कंपनी ब्याज चुका पाएगी या ब्याज चुकाने की क्षमता उसमें होगी। तो इस संबंध में पहला और दूसरा पॉइंट तो सही है कि ब्याज प्राप्ति अनुपात पद पहला इस बात में महत्वपूर्ण है कि वह फर्म जिसे वह बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में सहायता करता है। यानी कि बैंक का लेन देन ब्याज, अगर लेन देन ठीक है, फर्म आराम से पैसा दे ले रही है, बैंक को ऐसा लगता है, तो बैंक ऋण देने में कोई कोताही नहीं करेगा। दूसरी बात, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। तो ऐसा रहता है अगर वर्तमान में इंटरेस्ट फर्म दे पा रही है तो आगे दे लेगी। इन सब चीज़ को आप ICR से समझ सकते हैं या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से समझ सकते हैं। तो इस नाते पहला और दूसरा पॉइंट तो सही है, लेकिन तीसरा पॉइंट, यह ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन नहीं करता है, बल्कि यह ब्याज चुकाने की क्षमता का आकलन करता है। इस नाते तीसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि वहाँ पे मूल ऋण चुकाने की क्षमता की बात है। तो दैट्स वाई फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, यानी पहला और दूसरा बिंदु जो ए में है, यानी कि ए विकल्प इज करेक्ट। 1 और 2, इन दोनों का संबंध इंटरेस्ट से है, तीसरे का संबंध मूलधन से है। तो यह रेशियो मूलधन से रिलेशन नहीं रखता, बल्कि इससे रिलेशन रखता है, नॉट रिलेटेड टू। तो दैट्स वाई ए अल्टरनेट इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन आपका 12वां है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, पिछले दशक में भारत श्रीलंका के व्यापार मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। फर्स्ट पॉइंट, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, यह बात गलत है, उठा पटक रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ग्राफ से ये चीज़ स्पष्ट होगी। दूसरा पॉइंट, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है।
यह बात सही है, भारत और बांग्लादेश में यह व्यापार ठीक ठाक होता है। दूसरा पॉइंट सही। तीसरा पॉइंट, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश का स्थान प्रमुख है। बांग्लादेश से ज़्यादा व्यापार विपणन हुआ है। तो इस नाते आप देखेंगे कि केवल दूसरा पॉइंट सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो आप देखेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं। तो ए केवल 1 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। तो आप बी पे टिक लगाएंगे, केवल 2। बांग्लादेश से हमारा कपड़े और कपड़े से बनी वस्तुओं का व्यापार प्रमुख है। तो ये 12 क्वेश्चन ही मोस्टली इकोनॉमी से पूछे गए हैं। यद्यपि 1-2 इधर उधर हो सकता है। 14 क्वेश्चन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से, कृषि अर्थशास्त्र से। अब उसे एग्रीकल्चर में रखिए कि कृषि में रखिए, यह एक मुद्दा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अभी तक 18 पॉलिटी के हैं, 12 आपके इकोनॉमी के हैं, और अब हम 2 खंडों की चर्चा एक साथ करेंगे। वो है आपका इकोलॉजी एंड जियोग्राफी, यानी कि अगला वीडियो इकोलॉजी और ज्योग्राफी का रहेगा, उससे संबंधित प्रश्नों का रहेगा, जो संख्या में 12-16 हैं। ज्योग्राफी से सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इकोलॉजी एंड जियोग्राफी एक साथ लेके चलेंगे, फिर हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, फिर साइंस, ऐसे हम एक दिन में सारी वीडियो आपके करा देंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे जो क्वेश्चन पिछले संडे की हुई परीक्षा में ज्योग्राफी और इकोलॉजी से पूछे गए हैं। धन्यवाद। कोटि शुभकामनाएं।